Hello, welcome to all of you in Science Planet Biology, and today we are going to discuss about a new topic, that is the photosynthesis. Because we have already discussed about mineral nutrition in last videos, and I think आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको उससे रिलेटेड है तो आप अपने जो डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। और हम यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। इसका अगर हम इसका एक फोटोसिंथेसिस का एक फार्मूले की बात करें तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखते हैं इसका सिंपल सा फार्मूला 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 वाटर, रेडिएंट एनर्जी, ओके, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब हाँ, कभी कभी सवाल में ये पूछ देता है इम्पीरिकल फार्मूला क्या है। तो इम्पीरिकल फार्मूला भी आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इम्पीरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो 6 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH2O, और ये क्या है, ऑक्सीजन। सो हम जो इम्पीरिकल फार्मूला क्या है यहाँ पे हमने इसको बताया, ठीक है। अगर देखिए, हालांकि ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से सही नहीं है। जब आप फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग इक्वेशन सामने निकल के आता है, वो होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, ओके, जिसमें ग्लूकोज तो बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आता है। तो क्यों, आपके बुक में दिया हुआ भी है कि क्यों 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली चीज़, हमें यहाँ पे कुछ बेसिक्स जानने की ज़रूरत है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें इतना पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये यूज़ होते हैं, रेडिएंट एनर्जी यूज़ होती है किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि हमने मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाया, और मेटाबॉलिज्म में हमने आपको बताया था कि दो प्रोसेस होती है, एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि एनाबॉलिज्म क्या है, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इसको हम सिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस जनरली एंडरगोनिक होती हैं। और जब कभी लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर वंस में तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस जनरली कैसी होती हैं, एक्सर्गोनिक होती हैं, ठीक है ना। तो सेम अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एनर्जी की ज़रूरत है ना, इन फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन फॉर्म रेडिएंट एनर्जी। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द एंडरगोनिक प्रोसेस, दिस इज़ एंडरगोनिक प्रोसेस। फिर आप देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो रेडिएंट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी ये क्या है, दिस इज़ द केमिकल कंपाउंड। सो रेडिएंट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है या फिर रिडक्टिव प्रोसेस है। देखिए होता क्या है, जो ये वाटर है, ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। और जब हम लोग आगे देखेंगे, हालांकि अर्लियर साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है,
ठीक है। पहले के साइंटिस्ट ऐसा माना करते थे बिफोर सम एक्सपेरिमेंट्स। तो उनका ये कहना था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। कुछ का अपना व्यू था कि नहीं वो वाटर से आती है, लेकिन कुछ रेडियो आइसोटोपिक स्टडी और वॉन नील स्टडी से ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रही है। तो वाटर क्या हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है किसमें, ऑक्सीजन में। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। और बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन ये हो गया, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि लॉस ऑफ, या हम कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग आगे देखेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वाटर है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ऐसी प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन रिड्यूस हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, तो ये कैसी प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को हमने एक लाइन में इसको डिफाइन करना है। इट इज़ अ एनाबोलिक, एंडरगोनिक, फिजियोकेमिकल एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसको बता सकते हैं ये एनाबोलिक, एंडरगोनिक, फिजियोकेमिकल और रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला, जो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को मैं यहीं पर डिफाइन कर दे रही हूँ। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर, देखिएगा आप एनसीईआरटी ज़रूर साथ में रखिएगा। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 208 पे, 209 पे पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, क्यों 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप इसको यहाँ से अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन बनेगा, 1, ठीक है, जिसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। हम आगे देखेंगे इसको। आप ये बताओ कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH और 18 ATP की ज़रूरत पड़ती है ना। मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH और 18 ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ से लेना है कि 12 NADPH और 18 ATP बनाने के लिए कितना मतलब इनकी ज़रूरत होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में। यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिएगा। एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, ठीक है, हाँ, 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन्स निकला, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन से कितना NADPH बनता है, 2 NADPH बनता है, ठीक है। आपको पता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ होता है। तो 2 NADPH बनाने के लिए हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे समझेंगे, 2 NADPH बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन की ज़रूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन कहाँ से आएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH की अगर ज़रूरत है, 12 NADPH की ज़रूरत है, ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड और
12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सो राइट इक्वेशन इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल, ओके, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर। तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। सो क्लियर। अब ये चीज़ आप हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें देखना ये है कि एक मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और आज मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को कवर करूँगी। तो आप ये जानिए कि अब मुझे एक बात बताइए कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेन है, रिकॉल करिए जल्दी जल्दी। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन, ओके, गॉट इट। इनर मेम्ब्रेन, और ये क्लोरोप्लास्ट है अगर, तो यहाँ पे कुछ सिक्के के ढेर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना। ग्रेना में ढेर सारे थैलेक्वाइड होते हैं, एक इसकी ग्रेना की यूनिट क्या है, थैलेक्वाइड है, तो एक थैलेक्वाइड, दूसरा इस तरीके से, तो ये सब ग्रेना है, रिकॉल करिएगा, ठीक है। और 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली लैमिली को हम लोग थैलेक्वाइड स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं। दिस इज द ग्रेनल लैमिली, ये ग्रेनल लैमिली है और ये स्ट्रोमल लैमिली है। रिकॉल करिए, हमने कहा था ग्रेनल लैमिली में PS1 और PS2 दोनों होते हैं, जबकि स्ट्रोमल लैमिली में ओनली PS1 होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था, क्यों यहाँ पे PS1 और PS2 है, क्योंकि PS1 एक्सपोज्ड पार्ट में होता है, एक्सपोज्ड रीजन में होता है, तो यहाँ पे ये इसको, जिसको हम लोग नॉन अप्रेस्ड कह सकते हैं, जबकि PS2 कहाँ होता है, अप्रेस्ड रीजन में होता है। तो यहाँ पे अप्रेस्ड रीजन है, इसलिए यहाँ पे PS2 होता है। यहाँ पे अप्रेस पार्ट ही नहीं है, सब एक्सपोज है, तो इसलिए यहाँ पे PS1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझना है इस चीज़ को, कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्ट्रोमा है, दिस इज़ द स्ट्रोमा। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ से हमने ये भी कंक्लूड किया था कि जो PS1 एंड PS2 अगर ग्रेनल लैमिली में है तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, नॉन साइक्लिक। और स्ट्रोमल लैमिली में केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल PS1 की ज़रूरत पड़ती है, जबकि नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेनल लैमिली है वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जबकि स्ट्रोमल लैमिली में केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अब हमें यहाँ से एक चीज़ ये समझ लेना है ध्यान से कि ये स्ट्रोमा है और ये क्या है, ग्रेना है। ग्रेना की यूनिट को हम लोग थैलेक्वाइड लैमिली कहते हैं या थैलेक्वाइड कहते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो हम एक थैलेक्वाइड लैमिली को ले रहे हैं, ध्यान से समझना, इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझना। हमने एक थैलेक्वाइड लैमिली को लिया, क्योंकि अभी आप ये मत समझना कि मैडम ये क्या बता रही हैं, आप बस यहाँ से समझना कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी ऑसम चैप्टर, जहाँ से अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक थैलेक्वाइड लैमिली ले लिया है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गया, थैलेक्वाइड लैमिली। अब एक ये तो ल्यूमन है और बाहर इसके क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। बाहर क्या है, स्ट्रोमा है। तो चलिए एक चीज़ हम यहाँ से देखते हैं कि वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, फोटोसिस्टम सेकेंड पे। फोटोसिस्टम सेकेंड पे क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने अगर इसको सिंपली ऐसे लिख दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड 6 हाइड्रोजन वाटर, तो क्या बनेगा, C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। तो हमें ये पता है कि वाटर ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, प्लस साथ साथ क्या निकला, इलेक्ट्रॉन भी निकला और प्रोटॉन भी निकला, ठीक है। तो प्रोटॉन आ गया ल्यूमन में, कहाँ आ गया, ल्यूमन में। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ट्रेवल करते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहीं प्रेजेंट होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है फोटोसिंथेसिस में, बताइए मुझे, NADP+। और वो फाइनली इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को लेके, ठीक है, स्ट्रोमा में भी प्रोटॉन है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन को लेके और प्रोटॉन को लेके किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADPH में रिड्यूस हो गया। तो ये NADP+ और ये क्या है, NADPH। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पता चला कौन है, NADP+ है। अब हमें ये पता है कि चलो इलेक्ट्रॉन तो चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, प्रोटॉन कहाँ रह गया, ल्यूमन में रह गया।
और जब एक कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे भी पंप करते हैं, और साथ साथ जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे पंप करते हैं तो कुछ प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन में लेके आते हैं, स्ट्रोमा से ल्यूमन में लेके आते हैं। तो ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और स्ट्रोमा में घट गया। बस कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, जब स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन घट गया और ल्यूमन में बढ़ गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जिसकी वजह से एक फोर्स है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहेंगे, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। बस एक बेसिक यहाँ से क्लियर आपको कर लेना है। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से, ठीक है, जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता हाँ, तो इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से एटीपी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? एटीपी। तो आप एक चीज़ समझिए कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस, अब देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब बताइए, वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के बाद में हमें कौन सी एनर्जी मिली? दैट इज़ द एटीपी और NADPH। क्या क्या मिला हमें? एटीपी और NADPH। तो एटीपी और NADPH हमें कहाँ मिल गया? लाइट रिएक्शन से। और अब क्या होता है, यही एटीपी और NADPH यूज़ हो जाता है डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, वो यूज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इन डार्क रिएक्शन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है 3PGA। 3PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ फॉस्फेट। पोजीशन ऑफ फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट तीसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो ये मत समझना कि ये 3 PGA के 3 मॉलिक्यूल नहीं है, PGA का एक ही मॉलिक्यूल है, जिसको हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायोज फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायोज फॉस्फेट, जिसमें 3 कार्बन है, और तीसरा कार्बन जो 3 जो क्या है, वो फास्फोरस की पोजीशन को इंडिकेट करता है कि जो फास्फोरस है वो कार्बन नंबर 3 से अटैच्ड है। अब ये ट्रायोज फॉस्फेट जाएगा केल्विन साइकिल में, ठीक है, केल्विन साइकिल में, और यहाँ पे 2 ट्रायोज फॉस्फेट मिलके ग्लूकोज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्लूकोज। बन गया ग्लूकोज। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ना ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रिपरेटिव फूड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा है हमने। प्रिपरेटिव फूड तो ग्लूकोज होता है, जो ट्रांसपोर्ट वाला फूड होता है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म उसका सुक्रोज होता है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिएक्टिंग शुगर है, इसलिए इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस में अब ये ग्लूकोज बन गया, और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई। तो बताइए मुझे यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि दो रिएक्शन मिली हमें, 2 रिएक्शन मिली, एक लाइट रिएक्शन मिला और दूसरा क्या मिला? डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये डार्क में होता है, हाँ, बस ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड इट कैन हैपन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन होने के लिए इसको लाइट चाहिए ही चाहिए। तो बताइए लाइट रिएक्शन, या इसको हम ग्रैनल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रैना में होता है। डार्क रिएक्शन को हम लोग स्ट्रोमल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। बताइए लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ? सब लाइट की ज़रूरत है ये तो पता है। सबसे पहले क्या हुआ? वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर का जो ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीडेशन वाली जो प्रोसेस है,
हमने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेटिव एज वेल एज रिडक्टिव प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, लाइट रिएक्शन में। रिडक्शन वाली प्रोसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, क्लियर। तो वाटर का ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। इसके अलावा ATP प्लस NADPH का फॉर्मेशन, ATP प्लस NADPH का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, लाइट रिएक्शन में हुआ। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ बताइए, स्ट्रोमा में हुआ, हमें पता है। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, शुगर फॉर्मेशन हुआ, शुगर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना, और ATP NADPH का यूज़ हुआ, ATP और NADPH का यूज़ हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ और डार्क रिएक्शन में क्या हुआ। यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ये है कि फर्स्ट जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो दैट इज द NADP प्लस। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताइए, हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड तो आपको पढ़ाया था ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एकदम सिंपलेस्ट शुगर, ट्रायोज फास्फेट ट्रायोज शुगर पढ़ाया था हमने कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था कि कार्बन के नंबर 3 होने चाहिए कम से कम किसी भी शुगर के लिए। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड था CHO, CHOH और CH2OH। ठीक है, ये था ग्लिसरॉल्डिहाइड, यही था ना ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे CHO ना लगा के यहाँ पे COH लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब आप यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तीसरे कार्बन से, तो वो क्या हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है, इसीलिए इसको हम ट्रायोज शुगर कहते हैं या फिर ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे पहली स्टेबल प्रोडक्ट क्या थी बताइए मुझे, 3PGA। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP प्लस। ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस कहाँ हुई, लाइट रिएक्शन में। रिडक्शन वाली प्रोसेस कहाँ हुई, डार्क रिएक्शन में। वाटर का ब्रेकडाउन लाइट रिएक्शन में, ATP NADPH का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में, और उनका यूज़ कहाँ हुआ, डार्क रिएक्शन में। और अब हम लोग देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए पहले जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे उसको हम लोग देखते हैं। तो आप बुक जरूर साथ में रखिएगा। पहले दिया है व्हाट डू वी नो, जो पेज नंबर आपका 206 है, वहाँ पे दिया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए कि चलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल और लाइट ज़रूरी है। कुछ ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो पहला क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द necessity of chlorophyll and light। चलिए, क्लोरोफिल और लाइट की नेसेसिटी को बताने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट बताया गया है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल और लाइट ज़रूरी है, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो एक्सपेरिमेंट है डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट क्या है, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, ध्यान से देखना इसको। इसमें क्या किया गया था कि आप एक प्लांट लेंगे और प्लांट में जो पहले से प्लांट का स्टोर फूड स्टार्च होता है, तो जो पहले से स्टार्च वहाँ पे स्टोर है उसको आप रिमूव कर देंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उनको पता होगा कि कैसे रिमूव करना है। तो अब ये कैसा प्लांट हो गया, डी स्टार्च प्लांट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि इसकी जो लीफ है, इसकी लीफ को हाफ कवर कर देंगे हम और हाफ एक्सपोज कर देंगे। मान लीजिए किसी ब्लैक पेपर से इसकी लीफ को हमने हाफ कवर कर दिया और हाफ क्या किया, एक्सपोज कर दिया। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो इस जो ऐसी लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ। क्या कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड मतलब हाफ कवर है और हाफ क्या है, एक्सपोज है।
कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे जो कवर्ड पोर्शन है, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो कवर्ड पोर्शन है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जबकि जो एक्सपोज्ड पोर्शन है वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, और लाइट के ही प्रेजेंस में क्लोरोफिल वर्क भी कर सकता है। तो डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा है टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत कैसे है फोटोसिंथेसिस में, इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक मान लीजिए ट्यूब लिया, ठीक है, एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में एक इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक लीफ एक्सपोज किया गया, एक लीफ डुबा दिया गया इसमें। जब लीफ डुबा दिया गया, ध्यान से देखना है, और यहाँ तक मान लीजिए सोल्यूशन भरा हुआ है। अब एक बात ध्यान से समझिए कि यहाँ वाली जो लीफ है, यहाँ वाला जो पोर्शन है जो KOH में डूबा है, इसको सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आयोडीन टेस्ट कराया। हमने आयोडीन टेस्ट पढ़ाया है, आयोडीन टेस्ट पढ़ा है कि जो स्टार्च, आयोडीन टेस्ट कौन देता है, स्टार्च देता है। स्टार्च में भी एमाइलोज की एमाइलोपेक्टिन देता है, क्योंकि वहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग पे क्या बॉन्ड है, कैसे है, हमने पढ़ाया सब कुछ, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इसको इन लोगों ने कहाँ लेके गए, आयोडीन टेस्ट कराया जब, तो उन्होंने देखा कि ये पोर्शन आयोडीन टेस्ट देता है, जो एक्सपोज्ड पोर्शन है आयोडीन टेस्ट देता है, लेकिन जो डिप्ड पोर्शन है वो आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सपोज्ड पोर्शन में स्टार्च बना है, जबकि इसमें स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए स्टार्च नहीं बना, जबकि यहाँ पे स्टार्च बना है। तो एक्सपोज्ड पार्ट आयोडीन टेस्ट देगा, लेकिन जो डिप्ड पार्ट है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो इससे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें एक है प्रीस्ले। कौन है, प्रीस्ले। हाँ, हालांकि आपको सारा ईयर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो जोसेफ प्रीस्ले 1733 टू 1804, 1733 टू 1804, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस में किया, इन 1770 में। इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत आसान है आपको समझना। इन्होंने एक बेल जार लिया, बेल जार का मतलब ये इसका शेप बेल की तरह है। बेल जार लिया और इन्होंने इसमें देखा कि पहले इन्होंने इसमें कैंडल रख दिया, ठीक है, कैंडल रखा, बर्निंग कैंडल। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम तक कैंडल जला और उसके बाद बुझ गया। मतलब यहाँ पे क्योंकि कैंडल के जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और अब ये ऑक्सीजन जब पूरी तरह कंज्यूम हो जाती है तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, बेल जार लिया और बेल जार में इन्होंने एक माउस रखा, ठीक है, एक माउस रखा, चूहा रखा, और फिर बर्निंग कैंडल लगा दिया, बर्निंग कैंडल। इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद चूहा भी मर जाता है, ठीक है, चूहा भी मर जाता है और कैंडल भी बुझ जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है आप बताइए, क्योंकि कैंडल भी कार्बन डाइऑक्साइड, कैंडल के जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और माउस के जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब पूरी तरह, और दोनों प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब पूरी तरह से ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वहाँ पे तो दोनों मर जाते हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने बेल जार लिया और उसमें एक मिंट का पौधा लगा दिया। अब ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि मिंट का पौधा, मिंट मतलब पुदीना, इसका ही पौधा क्यों लगाया, माइस भी साथ में रखा, ठीक है, माइस भी साथ में रखा और कैंडल भी जला दिया।
तो इन्होंने देखा सब पीसफुली आराम से हैं यहाँ पे। कहने का मतलब ये, क्योंकि बेल जार को मिंट का पौधा क्योंकि छोटा होता है तो उगाने में आसानी है, तो इस वजह से इन्होंने मिंट का पौधा लिया। कोई भी पौधा हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ये पौधा है तो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन इन दोनों को चाहिए, और ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो प्लांट को चाहिए। तो ये आराम से तीनों रह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला, आप बुक में देख सकते हैं कि प्रीस्टले हाइपोथेसिस्ड एज फॉलो, प्लांट रीस्टोर द एयर। इन्होंने क्या बताया, प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर द एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि जो एनिमल है ब्रीदिंग के दौरान जो गैस निकाल रहा है, एयर निकाल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बर्निंग कैंडल के दौरान जो एयर निकल रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट इसको क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। तो ये प्रीस्टले की हाइपोथेसिस थी। सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इंगेनहॉज ने। इंगेनहॉज ने इन्होंने यही सेटअप, सेम सेटअप इन्होंने तैयार करा, और इनका जो ईयर है वो 1730 से 1799 में है। और इन्होंने क्या किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, बस पौधा उन्होंने कौन सा लिया, एक्वेटिक प्लांट्स लिया। एक्वेटिक प्लांट लिया इन्होंने, और वो एक्वेटिक प्लांट क्या है, हाइड्रिला। और अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट, एक प्लांट लिया, और प्लांट को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक बार इसको डार्क में रखा और एक बार इन्होंने इसको लाइट में रखा, ठीक है। इन्होंने देखा जब हम लाइट में रखते हैं तो वाटर में कुछ बबल्स आ जाते हैं। बबल्स का मतलब, तब फाइनली इन्होंने कहा कि जो बबल्स हैं दैट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एयर। किसकी, एयर मतलब दैट इज़ द ऑक्सीजन। जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हैं, ऑक्सीजन की वजह से। और अब तब जाके इन्होंने कहा कि जो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बबल्स बन रहे हैं, जो वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, वो किसकी वजह से हैं, ड्यू टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इंगेनहॉज का एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने लाइट का इंपॉर्टेंस बताया, ध्यान समझना, इन्होंने किसका इंपॉर्टेंस बताया, लाइट का इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। ये चीज़ है। अब और सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे जेवी सैक्स। जेवी सैक्स एक साइंटिस्ट थे, इनके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। जेवी सैक्स इन ईयर थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, इन 1854, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। आपको पढ़ाया है मैंने स्टार्च और ग्लूकोज के बारे में। चलिए मैं आज आपको एक होमवर्क देती हूँ, एक छोटा सा होमवर्क है, आप ज़रूर बताएंगे इसको, ठीक है। इसमें यह है कि मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए ऑफ अ स्टार्च मॉलिक्यूल having 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। आप जरूर बताइएगा इस सवाल को। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ स्टार्च मॉलिक्यूल, आपको पता है ग्लूकोज का ही पॉलीमर है स्टार्च, ठीक है। बॉन्ड बताया था मैंने, ओके। ये सारी चीज़ें अल्फा 1,4 और जो ब्रांचिंग होगा तो अल्फा 1,6 होगा। तो ये बताइएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ स्टार्च मॉलिक्यूल हैविंग 200 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए कि जेवी सैक्स ने क्या बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। और इन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पे ग्लूकोज बनता है उसमें वो ग्रीन पार्ट, जो लीफ की ग्रीन पार्ट को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और स्टोर होने, और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, स्टडीज और ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल, हाँ सॉरी, इन्होंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज बनने के दौरान जिस ग्रीन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे स्टोर होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो सैक्स की डिस्कवरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सैक्स ने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, और उसके लिए जिस
ग्रीन बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, और जहाँ पे स्टोर होता है वो क्या है, आज हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर हैं, ठीक है। अब चलिए अगला एक्सपेरिमेंट है एंजलमान एक्सपेरिमेंट। दिस इज द एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ध्यान से समझना है आपको। एंजलमान एक्सपेरिमेंट ने ये फर्स्ट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ लिया, एक तो लिया एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब दे कैन सर्वाइव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरा इन्होंने लिया फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी ये दो अलग अलग बुक में दिया हुआ है। देखिए आपके एनसीईआरटी में तो क्लेडोफोरा है, बट स्पाइरोगाइरा भी कहीं कहीं दिया हुआ है। तो ये तो एंजलमान ही जानते होंगे, ठीक है। हालांकि बुक्स ने अपना अलग अलग दिया है, क्या क्या है, क्लेडोफोरा और स्पाइरोगाइरा। एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया कि एक सस्पेंशन लिया। सस्पेंशन किसका किसका है, एल्गी डाल दिया यहाँ पे, फिलामेंटस एल्गी डाल दिया, और एरोबिक बैक्टीरिया को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये तो है क्लेडोफोरा है, और यहाँ पे बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसी है, एरोबिक। अब प्रिज्म से इन्होंने वाइट लाइट पास कराई। कौन सी लाइट, वाइट लाइट। अब आपको पता है प्रिज्म से वाइट लाइट पास कराने पे ये दो लाइट, ये 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो 7 कलर्स क्या है ये भी आपको पता है, विबग्योर है ना, इसे आप याद रखते हो ना, विबग्योर। अब इन्होंने देखा क्या, देखा इन्होंने कुछ यूं कि जो बैक्टीरिया है वो दो रीजन पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं। 2 रीजन पे, एक यहाँ और एक यहाँ, बहुत ज़्यादा इसके आसपास मंडरा रहे हैं। मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया 2 जगह बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो चुके हैं। ग्रीन एल्गी है मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उस ऑक्सीजन को यूज़ कौन कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एल्गी लिया, क्योंकि एल्गी परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये क्या रीज़न है कि दो जगहों पे बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं। तो इसका तब इन्होंने देखा, अच्छा ऐसा रीज़न कौन सा है, ब्लू, और दूसरा कौन है, रेड, ठीक है। तब यहाँ से इन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि फोटोसिंथेसिस के लिए पहली बात ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स आर देयर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कौन कौन से हैं, ब्लू और रेड। तो इस तरीके से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम मिला, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे क्लोरोफिल का रोल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो एंजलमान एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ से तो पता चला। फिर इन्होंने एक इम्पीरिकल फार्मूला, हमने जैसे अभी आपको बताया कि इम्पीरिकल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, सबको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि चलिए अर्लियर साइंटिस्ट थे तो उनका कहना था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वाटर मॉलिक्यूल से आती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना, इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो देखिए रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हमें 2 एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है इनडायरेक्ट एविडेंस, और दूसरा है डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस गिवन बाय द कार्लिनियस, क्या है, कार्ल वॉन नील है ना, वॉन नील के द्वारा दिया गया था। शायद आपको जो भी है डेट वगैरह ये आप यहाँ पे ले, क्या है, कर्नेलियस वॉन लीन 1897 टू 1985, ये ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1897 टू 1985, ठीक है।
हाँ, तो अब देखिए वॉन नील ने क्या बताया। वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया पे, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे। अब आपको बता दूं मैं कि बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, इसीलिए बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं एनॉक्सीजेनिक। ये कैसा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? एनॉक्सीजेनिक। तो बस अब अभी इतना याद रखिए कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होती है क्योंकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रखा, कार्बन डाइऑक्साइड रखा, लेकिन वाटर की जगह आपको पता है बैक्टीरिया है तो वहाँ पे वो सल्फर मतलब वाटर यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। तो अब इन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, अरे कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, लेकिन सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। तो इन्होंने देखा तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन तो एक ही जगह है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन तो कार्बोहाइड्रेट में आ रही है, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन से ऑक्सीजन निकलता तो ऑक्सीजन बनता, कार्बोहाइड्रेट में आता नहीं। और अगर यहाँ पे H2S है मतलब H2O होता तब तो ऑक्सीजन रिलीज होता। मतलब एक इनडायरेक्ट एविडेंस था कि नहीं भाई, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से ही आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो नहीं आती है। इन्होंने एक और चीज़ बताई, ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया है। इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, ऑक्सीडेटिव कंपाउंड, ठीक है। क्या करता है, मैं फिर से एक बार इसको क्लियर कर रही हूँ। इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हाइड्रोजन है वो किसी सुटेबल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड से आता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो देखिए बुक में सीधे सीधे दिया हुआ है, इसको मैं रीड कर दे रही हूँ। ही डिमॉन्स्ट्रेट, पेज नंबर 208 पे, who based on his study purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। आपको पता है, ध्यान से समझना है आपको, कि अगर ये प्रोसेस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आ रहा है। और ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है? वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, व्हाटएवर। मतलब अगर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है तो वहाँ पे तो वाटर होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होना है। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है तो वाटर के अलावा कोई और कंपाउंड हो सकता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। तो वॉन नील ने, मेरी बात एकदम कान खोल के सुनना है कि स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वॉन नील ने ही ये बताया कि जो हाइड्रोजन है किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है, ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करवाता है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होने के लिए जो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन की जरूरत होगी, वो किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आता है, दैट मे बी वाटर, दैट मे बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो वॉन नील ने क्या दिया था? इनडायरेक्ट एविडेंस दिया था। डायरेक्ट एविडेंस को हम लोग रेडियो आइसोटोपिक स्टडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोपिक स्टडी। इसमें इसको दिया था रूबेन एंड कामेन ने, रूबेन, हैसेल, कामेन, कुछ ऐसे ढेर सारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप लिए, ऑक्सीजन के हेवी आइसोटोप लिए, ठीक है, रेडियो लेवल कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन प्लस जो वाटर का ऑक्सीजन है वहाँ पे इन्होंने उसको रेडियो लेवल कर दिया। अब इन्होंने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वहाँ पे जो वाटर रिलीज हो रही है उसमें ये हेवी आइसोटोप है। तो इससे एकदम डायरेक्टली प्रूव हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है? वाटर से। बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? ठीक है, तो ये है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपको अभी अभी मैंने बताया कि क्यों 12 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुकी हैं। अब देखिए ढेर सारे और एक्सपेरिमेंट होते हैं।
अब उसको मैं आगे बताऊंगी, क्लास के एकदम लास्ट में बताऊंगी, मतलब कहने का मतलब है इस पूरा जो चैप्टर है उसके लास्ट में बताऊंगी। एक और एक्सपेरिमेंट है हिल एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके बुक में है नहीं, लेकिन पहले बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एग्जामिनर का दिमाग घूमा, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से आते हैं, क्या पता क्वेश्चन यहीं से बन गया। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे भूलना नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि चलो फोटो सिस्टम सेकेंड पे क्या हो रहा है। हिल ने क्या किया था, हिल ने किया क्या था, इन्होंने क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लांट से, और इसको जब वाइट लाइट दिया, ठीक है, सारी चीज़ें रखी, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाइट लाइट दिया, तो इन्होंने देखा यहाँ पे नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, नो रिलीज ऑफ, या हम ऐसे कह दें कि चलो ठीक है, मैंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिख दिया, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि वाइट लाइट दिया और यहाँ पे क्लोरोफिल के साथ साथ एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रखा, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको कहते हैं DCPIP। DCPIP को कहते हैं हिल रिएजेंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हिल रिएजेंट DCPIP। और इन्होंने क्या देखा कि इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। अब इन्होंने देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्होंने रखा तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अरे कैसे हुआ ये, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जब तक मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने एकदम पहला डायग्राम बनाया था कि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड पे वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ था, और वो क्या कर दिया, NADPH में रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन को लेके, फाइनल इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, यहाँ से वाटर के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, NADP+ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन NADP+ लेके रिड्यूस हो जा रहा है ना। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस को बंद कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई है ही नहीं, NADP+ को हटा दिया जाए, NADP+ मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ही हटा दिया जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, वाटर के ब्रेकडाउन से। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है तो वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो हिल ने यही बताया, अनटिल अनलेस देर इज नो इलेक्ट्रॉन, मतलब अनटिल अनलेस देर इज इलेक्ट्रॉन इन मीडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जब तक मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है तब तक वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो दीज आर द वी कैन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोसेस का, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फिर लाइट रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा, और मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो मेरा जो सवाल है कि 200 मॉलिक्यूल्स वाले स्टार्च का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है।